तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, कल हमने चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म किया था और ये हमारा चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, देखो जो चैप्टर मैं पढ़ा देता हूँ, अगर उसमें किसी को कोई टॉपिक ना समझ में आए तो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकता है, जिसका उत्तर मैं अगले दिन क्लास में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है पिन कर देना। ठीक है, या तुम मुझको DM कर देना इंस्टा पे, ठीक है, या FB पे। आप सीधे मुझको DM भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज। ठीक है, इंस्टा और FB पे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है। तो आज हम पढ़ते हैं हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, हमारी पृथ्वी कैसे बदल रही है इसके बारे में हम देखते हैं। हमारी पृथ्वी का रूप कैसे चेंज हो रहा है इसके बारे में देखते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ों को समझते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी, हमने अपनी पृथ्वी के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। ठीक है, आज हम इस कक्षा में इसके बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बदलाव के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी पर कैसे पहाड़ आ जाते हैं। ठीक है, कैसे मैदान आ जाते हैं, कैसे बड़े बड़े झीलें बन जाती हैं, कैसे महासागर का निर्माण हो जाता है। आज इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो फिर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का प्रयत्न करिए। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था स्थल मंडल के बारे में। हमने स्थल मंडल के बारे में क्या पढ़ा था कि स्थल मंडल जो है वह ठोस स्थल खंड है। ठीक है, ठोस स्थल खंड है और ये किससे निर्मित है? हमने क्या पढ़ा था? सैलों से बना है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? ये ठोस जो है स्थलखंड है और इसका निर्माण सैलों से हुआ है। ठीक, तो आज हम देखते हैं, देखो ये जो स्थल खंड है ना, पूरा स्थल मंडल केवल देखो ये जो स्थल खंड है ना, ये जो स्थल मंडल है ना, पूरा एक जैसा नहीं है कि ऊपर से नीचे तक पूरा एक ही जैसा हो, ऐसा नहीं है। पूरा एक ही खंड नहीं है, पूरा एक ही पार्ट का भाग नहीं है, बल्कि यह जो है स्थल मंडल कई छोटे छोटे प्लेटों के मिलकर बने हैं। ठीक है, यह जो है स्थल मंडल कई सारे छोटे छोटे प्लेटों के मिलकर बने हैं। इसमें छोटे बड़े दोनों प्लेट आते हैं। ये मान लो हमारा स्थल है जिसपे हम हैं इस वक्त। ठीक है, जिसपे हम हैं क्या है? वो स्थल है। तो ये स्थल ना, हमने पिछली क्लास में अपने क्या पढ़ा था, इसलिए आप लोग को कह रहा हूं कि जो पिछली क्लास ना देखा हो वो जा करके बहुत ध्यानपूर्वक देख कर आए, क्योंकि आपका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? NCERT पढ़ रहे हैं। ठीक है, NCERT पढ़ रहे हैं और NCERT में हम अपना क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10th, क्लास 6 to 12th हम पूरा खत्म कर रहे हैं। तो हमारा जैसे जैसे हम जब 6 का पढ़ रहे हैं तो वहाँ सिलेबस थोड़ा कम है, तो वहाँ पे हम थोड़ा आपको कम बता रहे हैं। अब हम अब 7 का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सिलेबस थोड़ा और लेंदी है। तो हम लोगों को, आप लोग को कोई भी चीज़ हम लोग पहले पढ़ते हैं लो लेवल, फिर मीडियम लेवल, ठीक है, उसके बाद हार्ड लेवल। ठीक है, तो मैं भी ऐसे आप लोग को सबसे पहले छोटे छोटे उसके पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि स्थल मंडल क्या है, यह कैसे बना है।
ठीक है। उसके बाद उसके मीडियम लेवल पे आ रहा हूँ कि स्थल मंडल और क्या हो सकता है, फिर हार्ड लेवल, जिससे आप लोग को बड़ी छोटी छोटी चीज़ें समझ में आए। और जब आप लोग एक बार एनसीईआरटी ख़त्म हो, अपनी जब पूरी एनसीईआरटी ख़त्म हो जाए, तो आप उस काबिल हो जाओ कि जब आप खुद से बुक पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, किसी भी राइटर की पढ़ो, चाहे वो माजिद हुसैन हो, चाहे वो कोई भी मैग्रा हिल की गाइड्स हो, ठीक है, चाहे सविंदर सिंह हो, किसी भी बुक को आप पढ़ो, तो आप उस बुक को अपने आप समझ लो, आप उस बुक को अपने आप पढ़ लो, आपको किसी टीचर की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हम एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं और बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और जितने ध्यान से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि उतने ध्यान से आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो फिर देखो, हमने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। सबसे हमारी ऊपरी भाग क्या है, क्रस्ट है, इसी को हम भूपरपट्टी कहते हैं, और इसी खंड को हम स्थल मंडल भी कहते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी का ठोस भाग है, जो पृथ्वी के ऊपर ठोस भाग है, उसी को हम स्थल मंडल कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने इतना पढ़ा था, तो स्थल मंडल जो है, ये मान लो जिस पे हम खड़े हैं वो स्थल मंडल है, लेकिन स्थल मंडल एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, ठीक है। स्थल मंडल कई छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना है, ठीक है। स्थल मंडल कई छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना है, ठीक है। ये मान लो स्थल मंडल है, स्थल मंडल कई छोटी छोटी और बड़ी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना है, ठीक है। ये कई सारे पार्ट में डिवाइड है, ये मान लो एक खंड है, ये मान लो दूसरा खंड है, ये मान लो कोई तीसरा खंड है, ये मान लो कोई चौथा खंड है, ये कोई पांचवा खंड है, ये कोई छठा खंड है, ठीक है, ये कोई, ठीक। ऐसे ही कई सारी प्लेटें हैं, इन्हीं सब प्लेटों से मिलकर स्थल खंड बना है। जैसे प्लेटों का अर्थ क्या हुआ, देखो प्लेटों का अर्थ क्या हुआ कि प्लेट जो है, एक जैसे मान लो कोई पूरा स्थल है, मान लो जैसे कोई पूरा स्थल है, अब पूरे स्थल का एक छोटा सा खंड, वो एक पार्ट हो गया, उसी को हम प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो स्थल मंडल जो है कई छोटी छोटी प्लेटों के मिलकर बने हैं, इतनी बात आई आपको समझ में। और ये प्लेटें ना हमेशा गति करते रहते हैं, ठीक। ये प्लेटें जो हैं, स्थल मंडल जो है, मान लो ये स्थल मंडल है, ये कई छोटी छोटी प्लेटों के मिलकर बने हैं, ठीक है। ये कई छोटी छोटी प्लेटों के मिलकर बने हैं, और ये प्लेटें हमेशा गति करते रहते हैं वित्तीय रूप से, ठीक है। ऐसे गोलाकार, ऐसे मान लो ये प्लेट है, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक। वृत्तीय रूप से ये जो है गति करते रहते हैं, ठीक है। और ये गति क्यों करते हैं, ये थोड़ा हम देख लेते हैं। देखो, ये हमारा मान लो स्थलखंड है, ठीक है, ये हमारा स्थलखंड है, और पृथ्वी के नीचे अभी हमने देखा था कल कि ये मेंटल वाला जो भाग है, मेंटल में लावा पाया जाता है, ठीक है। इस मेंटल में जो है लावा पाया जाता है, जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो जब ये लावा जो है पृथ्वी के ऊपर आता है, ठीक है, पृथ्वी के नीचे से ऊपर की ओर आता है, तो ये संवहन धाराओं के रूप में आता है, और यहाँ से फोर्स लगाता है, बल लगाता है, और जब बल लगाता है तो इन प्लेटों को जो है धक्का देता है ऊपर की ओर, और फिर ये नीचे की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, नीचे की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर हाई टू लो जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये और आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये ज्वालामुखी जो है, ये जो लावा है पृथ्वी के अंदर से प्लेटों के ऊपर फोर्स लगाता है, जिससे ये प्लेटें ऊपर उड़ जाती हैं। फिर जब ये संवहन धाराएं नीचे हो जाती हैं,
तो ये फिर प्लेटें नीचे हो जाती हैं, इस कारण यहाँ पर गति उत्पन्न हो जाता है और ये जो है साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है, चक्रीय प्रोसेस चलता रहता है और पृथ्वी प्लेटें जो हैं गति करने लगती हैं और ये हमेशा गति करती रहती हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा कि स्थल मंडल जो है कई छोटी छोटी प्लेटों के मिलकर बने हैं, ठीक है, जो हमेशा गति करते रहते हैं। ठीक है, जो हमेशा गति करते रहते हैं। और ये गति क्यों होती है, ये प्लेटें क्यों गति करते हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी या लावा पाया जाता है। ठीक है, और ये लावा पृथ्वी के प्लेटों के ऊपर दबाव डालता है, इसी दबाव के कारण जो है ये प्लेटें जो हैं गति करती हैं। इतने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखो, जब प्लेटें गति करेंगी, जब प्लेटें गति करेंगी और ये बहुत स्लो गति करती हैं, ठीक है, मिलीमीटर में, मीटर से भी कम, ठीक है, मिलीमीटर, ये बहुत छोटी मात्रा में गति करती हैं, बहुत तेजी से नहीं गति करती प्लेटें, कि इतना तेज थोड़ी नहीं गति कर रही हैं कि हमको पता चले, हमको पता भी नहीं चलता कि हमारी प्लेटें गति कर रही हैं। लेकिन इस समय भी हम जिस प्लेट पे खड़े हैं, इस समय भी जहां हम खड़े हैं वो भी एक प्लेट ही है। ठीक है, वो भी एक प्लेट है और एक कोई और भी प्लेट है अपने बगल में। ये आगे हम पढ़ेंगे कि जहाँ पर हम खड़े हैं वो कौन सी प्लेट है और अगली कौन सी प्लेट है। ये हमारी भी प्लेट जो है गति कर रही है। ठीक है, ये हमारी भी प्लेट गति कर रही है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो स्थल मंडल क्या है? कई सारे प्लेटों के मिलकर बने हैं, ठीक है, जो हमेशा पृथ्वी के अंदर उत्पन्न लावा के कारण जो है हमेशा गति कर रहे हैं। ठीक है, अब इन गति के कारण, इनके गति के कारण पृथ्वी पर कुछ न कुछ बदलाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर कुछ न कुछ बदलाव उत्पन्न होते हैं और आज हम उन्हीं बदलावों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि नहीं कि हम हमारी बदलती पृथ्वी में क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी के ऊपर हो रहे बदलाव को ही हम पढ़ेंगे। अब जो हमारी पृथ्वी बदल रही है, ये पृथ्वी की गतियों के कारण बदल रही है। ठीक है, और यह जो है दो प्रकार के बलों के कारण गति करती है। ठीक है, अब पहला बल क्या है? अंतःजनिक बल। ठीक है, दूसरा क्या है? बहिर्जनिक बल। देखो, अब जो हमारी पृथ्वी गति कर रही है, यह पृथ्वी पर दो प्रकार के बलों के कारण गति कर रही है। कौन कौन से वो बल हैं? वो पहला बल है अंतःजनिक बल और दूसरा बल है बहिर्जनिक बल। इसको इंग्लिश में इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं और इसको इंग्लिश में एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। मतलब देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग से हमने पिछली कक्षा में अंतःजनिक बल और बहिर्जनिक बल के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अंतःजनिक बल में क्या है? पहला कौन सा है? आकस्मिक बल। ठीक, आकस्मिक बल। देखो, ये अंतःजनिक बल को भी ना दो भागों में हम बांटते हैं। इसका पहला भाग कौन सा है? आकस्मिक बल। आकस्मिक बल क्या होता है? ऐसा बल जो पृथ्वी पर आकस्मिक रूप से लगता है, जो पृथ्वी पर तुरंत लग जाता है, बहुत कम समय में घटित होता है। इसको घटना आकस्मिक बल को घटित होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम समय लगता है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ठीक है, भूकंप को घटित होने में ज़्यादा समय लगता है? नहीं लगता।
ज्वालामुखी को घटित होने में ज़्यादा समय लगता है? नहीं लगता। भूस्खलन को नहीं लगता। तो ये क्या है? आकस्मिक बल है। ये बहुत तीव्रता के साथ घटित होते हैं, ठीक है, ये बहुत तीव्रता के साथ घटित होते हैं। तो ऐसे जो बल होते हैं वो पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, ठीक है, पृथ्वी को बहुत ही हानिकारक होते हैं, पृथ्वी पर अधिक जान और माल का नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा क्या है? पटल विरूपणीय बल, ठीक है, इसके कारण क्या होता है? पर्वतों का निर्माण, ठीक है, पटल विरूपणीय बल के कारण क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। देखो पर्वत जो है बहुत स्लोली निर्माण करते हैं, बहुत धीमे धीमे इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो जो बल धीरे धीरे कार्य करे उसको पटल विरूपणीय बल कहते हैं। जो बल तीव्रता के साथ कार्य करे, तीव्र गति से काम करे, कम समय में काम करे, उसको आकस्मिक बल कहते हैं। आकस्मिक बल में क्या क्या होता है? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। और पटल विरूपणीय बल में क्या आता है? पर्वतों का निर्माण। जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत की पहले ऊंचाई कितनी थी? 8,848 मीटर। अब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है? 8,849 मीटर। तो 1 मीटर जो इसकी ऊंचाई बढ़ी है यह हजारों वर्षों में बढ़ी है, कोई एक दिन में नहीं बढ़ गई है कि आज इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी, आज रात को हम सोकर उठे, कल इसको नापने गए तो इसकी ऊंचाई 1,849 मीटर हो गई, ऐसा नहीं था। 1 मीटर इसको बढ़ने में हजारों साल लगे। तो जो पटल विरूपणीय बल है यह बहुत ही धीमी गति से कार्य करता है, ठीक है, और यह भी पृथ्वी के आंतरिक भागों से लगता है, अंतःजनिक फोर्स है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से लगता है। और आकस्मिक बल भी जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों से लगता है, लेकिन वह यह बहुत तीव्र गति से कार्य करता है, ठीक है। अब इन दोनों बलों के कारण आकस्मिक बल और पटल विरूपणीय बल के कारण जो है पृथ्वी पर असमानताओं को जन्म देते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर असमानता को जन्म देते हैं। जैसे पृथ्वी अगर हमारी समतल है, ठीक है, हमारी सबसे पहले पृथ्वी समतल है, तो इस समतल पे क्या होगा? इन दोनों बलों के कारण, अंतःजनिक बल के कारण, अंतःजनिक बल में कौन कौन से बल आएंगे? आकस्मिक और पटल विरूपणीय। इन अंतःजनिक बल के कारण असमानताओं को जन्म देगा, जहां पर पर्वतों का निर्माण होगा, पठारों का निर्माण होगा, ठीक है, नदियों, तालाबों, झीलों आदि का निर्माण होगा। तो कहीं पर ये ऊंची आकृति बना रही है तो कहीं पर नीची आकृति बना रही है, ठीक है, कहीं पर बड़े बड़े पर्वत पठार बना रही है तो कहीं पर बड़े बड़े झील, तालाब, नदियां बना रही है, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है? असमानताओं को जन्म देना पृथ्वी पर या स्थलमंडल पर। तो अंतःजनिक बल क्या है? यह असमानताओं को जन्म दे रहा है। अंतःजनिक बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ठीक है। अब आओ हम बहिर्जनिक बल के बारे में देखते हैं, ठीक। अब देखो बहिर्जनिक बल क्या करता है? अपर्दन करता है, अपक्षय करता है, ठीक है, और निक्षेपण करता है। अब जिन लोगों को अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के बारे में नहीं पता है उन्हीं के लिए हमारी पिछली वीडियो है, क्योंकि आप लोग पिछली वीडियो देखे नहीं हो, और जो पिछली वीडियो देखा नहीं है उसको अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के बारे में नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग जाइए, सबसे पहले पिछली वीडियो को विजिट करके आइए, उसको पूरा देख कर आइए, ठीक है, और जब उसको आप पूरा देखेंगे तो आपको अपक्षय, अपर्दन के बारे में समझ में आएगा, फिर आपको बहिर्जनिक बल के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हालांकि फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अपक्षय क्या है? जब चट्टानें, पठारें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती हैं, जैसे मान लो ये कोई एक चट्टान है, ये टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई। जब चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती हैं और छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाते हैं, उसको हम अपक्षय कहते हैं। और नदियां, पवने, हिम नदियां आदि जिस स्थान से प्रवाहित होती हैं, जहाँ से बहती हैं, वह अपने आसपास की भूमि को काटती हैं, ठीक है, उसी को हम अपर्दन कहते हैं। और अपक्षय, अपर्दन से जो पदार्थ निकलते हैं जैसे पत्थर, रेत, बजरी, कंकड़, इनको जब ये परिवहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर गिरा देती हैं, उसी को हम निक्षेपण कहते हैं।
अब इससे और डिटेल जाना हो तो आप पिछली वीडियो को जाइए देख कर आइए, ठीक है। और यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अब अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा, अब अपक्षय अपर्दन के द्वारा क्या हो रहा है, इन पहाड़ों को काट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इधर पटल विरूपणी बल क्या कर रहा है, इन पहाड़ों का निर्माण कर रहा है, लेकिन उसी समय अपक्षय और अपर्दन बल भी कार्य कर रहा है और इन पहाड़ों को तोड़ रहा है, ठीक है। तो यह जो है असमानताओं को जन्म दे रहा है, लेकिन उसी समय यह जो है समानता को जन्म दे रहा है। तो ये प्रोसेस चक्रीय रूप से चलता रहता है। अंतर्जनिक बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से लग रहा है, बहिर्जनिक बल पृथ्वी के बाहर से लग रहा है। यह पृथ्वी पर असमानताओं को जन्म दे रहा है और यह पृथ्वी पर उन असमानताओं को खत्म करके फिर से समानता स्थापित कर रहा है। अब अपक्षय अपर्दन निक्षेपण नदियां करती हैं, पौने करते हैं, हिम नदियां करती हैं, समुद्री तरंगे करती हैं। समुद्री तरंगे करती हैं, ठीक है। और इन सब के बारे में हम आगे, इन सब के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित हो रही हैं अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बात हम लोग को आई ना समझ में। अब हम आगे चलते हैं और भूकंप ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं और फिर नदियां और उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हम देखते हैं भूकंप। भूकंप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक, ठीक है। अब भूकंप क्या है, अगर कोई आपको भूकंप को परिभाषित करने के लिए कहे तो आप क्या कहोगे। देखो, पृथ्वी पर महसूस होने वाले झटकों को ही हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जो हमको झटके महसूस होते हैं, जो कंपन महसूस होती है, कंपन, जब पृथ्वी कंपन करती है, अचानक हम लोग कहीं खड़े होते हैं तो हमको कंपन, अपनी पूरी बॉडी में कंपन महसूस होती है। हम लोग कमरे में होते हैं तो कमरे के खिड़कियां, पंखे वगैरह अपने आप जो है हिलने लगते हैं, ठीक है, तो वो कंपन होता है। तो जब पृथ्वी अचानक कंपन करने लगती है, अचानक ही करती है, कोई बताकर तो करती नहीं, अचानक कंपन करने लगती है, उसी को हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, तो भूकंप का उद्गम, भूकंप जहां से सबसे पहले उद्गम हुआ उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं, ठीक है, उद्गम केंद्र कहते हैं। ये यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो भूकंप जो है सबसे पहले जिस स्थान से उद्गम होता है उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं, फोकस, ठीक है, फोकस मीन्स केंद्र। और जहाँ पर अपने निकटवर्ती जिस स्थान पर यह सबसे पहले पहुँचती है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिसेंटर, ठीक है। तो भूकंप सबसे पहले जिस स्थान पर पहुंचती है उसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं और जहां से इसका उद्गम होता है उसको हम फोकस बोलते हैं। तो अब देखो, आप अपने से ही सोचो, अगर यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई और सबसे पहले जहाँ पर पहुँचेगी वहाँ पर इसकी तरंगें सबसे तेज होंगी, वहाँ पर इसकी तरंगें सबसे तीव्र होंगी, और इसकी तरंगें जब वहाँ पर सबसे तीव्र होंगी तो क्या होगा, सबसे अधिक भूकंप के झटके वहीं महसूस होंगे ना, ठीक है। तो भूकंप सबसे पहले जिस स्थान पर पहुँचता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं और सर्वाधिक तीव्र भूकंप यहीं पर होते हैं, ठीक है, अधिकेंद्र पर ही। और सबसे ज़्यादा जब तीव्र यहाँ पर होगा तो सबसे ज़्यादा जान माल की नुकसान कहाँ होगा, अधिकेंद्र पे ही, ठीक है। और इससे जैसे ही हम दूर बढ़ते जाते हैं, इससे दूर आने पर भूकंप की तीव्रता कम हो जाती है और इससे दूर आने पर, अधिकेंद्र से दूर आने पर भूकंप जो है हमको कम महसूस होता है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में आपको। अब भूकंप के प्रकार देख लेते हैं, भूकंप के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, या तरंगों के प्रकार। ये जो तरंगे निकल रही हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। देखो, ये तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्राइमरी वेव, दूसरा सेकेंडरी वेव, तीसरा सरफेस वेव, ठीक है।
देखो प्राइमरी वेव को क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंगे बोलते हैं, सेकेंडरी वेव को द्वितीय तरंगे बोलते हैं, सरफेस वेव को पृष्ठीय तरंगे बोलते हैं, और प्राइमरी वेव को देखो अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। अनुदैर्ध्य और इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ, और इसको धरातली या पृष्ठीय तरंगे, ठीक है, पृष्ठीय तरंगे बोलते हैं। और आपका भी कुछ काम है अब इसमें, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आप इनके गुण, क्वालिटी, ठीक है, इनको एक गुणों के बारे में गूगल करके या बुक से, बुक, गूगल या फिर कहीं से भी आप इसको गुणधर्मों को देखिए, इन सब की क्वालिटी क्या है, एक एक की, इसकी 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 तीनों की, इसके गुण क्या हैं, ठीक है, आप देखिए और इन सब के बारे में कमेंट्स करिएगा। आप कमेंट में बताइएगी कि प्राइमरी वेव क्या है, सेकेंडरी वेव क्या है और सरफेस वेव क्या है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में। देखो ज्वालामुखी क्या है, यह मान लो हमारा मेंटल है, ठीक है, यह जो है हम 3 भागों में देखे थे पृथ्वी को, यह मेंटल वाला भाग है, ठीक है, यह मान लो मेंटल है हमारा। अब क्या है, मेंटल से जो है, मेंटल में पाया जाता है क्या, लावा, मैग्मा, ठीक है, मेंटल में पाया क्या जाता है, मैग्मा। मैग्मा क्या होता है, मैग्मा एक तप्त पदार्थ है, यह बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, एक तप्त पदार्थ है, ठीक है, जो द्रवित अवस्था में होता है, ठीक। मैग्मा क्या है, मैग्मा एक तप्त पदार्थ है जो द्रवित अवस्था में होता है। द्रवित अवस्था मतलब समझते हो ना, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, एक चौथा भी प्लाज्मा होता है, हम बाद में देखेंगे, 5वां भी देख लेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि यह जो है द्रवित अवस्था में होता है मैग्मा, ठीक है। तो ये क्या करता है, पृथ्वी के अंदर से, मेंटल के अंदर से, ठीक है, एक नली के द्वारा, ये मान लो हमारी नली हो गई, ठीक है, ये मान लो हमारी नली हो गई, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे निकास नली, ठीक है, निकास नली, निकास नली। एक नली के द्वारा यह जो है पृथ्वी के ऊपर आने का प्रयास करती है, क्या आने का प्रयास करती है, मैग्मा, ठीक है, एक निकास नली द्वारा जो है पृथ्वी के ऊपर आने का प्रयास करती है। अब आगे क्या होता है, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ऊपरी वाला भाग अपना क्रस्ट ही है, ठीक है, ये मेंटल है, यहाँ से आ रही है ऊपर नलिका द्वारा, ठीक है। तो जब ये निकास नली द्वारा ऊपर आती है तो नीचे से ऊपर बहुत अधिक प्रेशर डालती है क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट हमारा ठोस होता है, हमने पढ़ा है, तो नीचे से ऊपर ये क्रस्ट के ऊपर अधिक प्रेशर डालती है और क्रस्ट जो है टूट जाता है, ठीक है, क्रस्ट जो टूट जाता है और यहाँ पर एक भारी गड्ढे का निर्माण होता है, ठीक। इसी भारी गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर, कहते नहीं क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या होता है, जब इसी गड्ढे में कालांतर में पानी भर जाता है उसको हम क्रेटर झील बोलते हैं। तो अभी आप केवल क्रेटर के बारे में समझो कि उसको हम क्रेटर बोलते हैं, और इस मैग्मा से कई सारे पदार्थ निकलते हैं, धूल कण निकलते हैं, गैसें निकलती हैं, ठीक है। और जब यही मैग्मा पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, क्रस्ट पर पहुंचता है, ठीक है, यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, क्रस्ट पे पहुंचता है, ठीक, पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, क्रस्ट पे पहुंचता है, तो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर यह ठोस चट्टानों का रूप ले लेता है, ठीक है, इसी को हम लावा बोलते हैं, ठीक।
और पिछली क्लास में हम आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ा था, इससे आपको रिलेट करिएगा आग्नेय चट्टानों को। ठीक है, ये जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इसी को हम लावा बोलते हैं। तो आप लोग को ज्वालामुखी की क्रियाविधि समझ में आई कि नहीं आई पूरी? निकास नली किसे कहते हैं, क्रेटर किसे कहते हैं, लावा किसे कहते हैं, धूलकण गैस क्या होती है। ठीक है, अब धूलकण गैस में धूलकण क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं, पत्थरों, गैसों, राख के छोटे छोटे टुकड़ों को धूल गैस कहते हैं। इसमें कई प्रकार की गैस निकलती है जिसमें CO2 वगैरह है। ठीक है, बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं, ऑक्सीजन नहीं निकलता, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। फिलहाल तो ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर आकर ठंडा हो जाता है तो वो ठोस चट्टान का रूप ले लेता है, जिससे हम लावा बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं सब सारी क्रियाओं को हम मिलाकर ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, अब इन ज्वालामुखी के क्या होता है, पृथ्वी पर असमानताएं जन्म देती हैं, कई सारे बड़े बड़े पर्वत पठारों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो पृथ्वी पे असमानताएं पैदा हुई कि नहीं हुई? ठीक, अब हम आगे देखते हैं भूस्खलन। देखो, भूस्खलन में कुछ है नहीं। भूस्खलन में क्या है, जब पृथ्वी का कोई भाग, ठीक है, मान लो ये पर्वत है, इसका एक भाग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण टूटकर नीचे आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण टूटकर नीचे गिर जाता है, उसी को हम भूस्खलन कहते हैं। ठीक, तो भूस्खलन में कुछ समझने लायक है नहीं बहुत ज़्यादा, बाद में हम समझेंगे इसको अगली क्लास में जब हमारा चैप्टर सिलेबस आएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलते हैं, अपने बहिर्जनिक बल के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। देखो, हम में से सभी को स्थलाकृतियों को लेकर बहुत ही दिक्कत होती है कि स्थलाकृतियां नदियां कैसे बनाती हैं, पवनें कैसी स्थलाकृतियां बनाती हैं, समुद्री तरंगे कौन सी स्थलाकृतियां बनाती हैं। हम इसको समझ नहीं पाते, हमको बहुत टफ लगता है। लेकिन हम आओ एक एक करके बहुत आसान से शब्दों में समझें। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में समझें। तो नदियों द्वारा पहली स्थलाकृतियां क्या है, जलप्रपात। जलप्रपात क्या है, जब नदियां, ठीक है, जब नदियां किसी जलप्रपात क्या है, जब नदियां किसी ऊंचे स्थान से, जब नदियां किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरती हैं। ठीक है, नीचे की ओर गिरती हैं तो उसको हम जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई स्थल है और ये नदी है। ठीक है, और ये नदी है, तो यहाँ से मान लो नदी निकल रही है, यहाँ से नदी निकली, आगे कोई गड्ढा है, गर्त है, ये मान लो गर्त है, ये मान लो गर्त है। ठीक है, ऊपरी स्थान से नीचे की ओर गिरती है तो एक आकृति का निर्माण कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात। ऐसा क्यों होता है, ऐसा जब नदियों के मार्ग में ठोस चट्टानें पड़ जाती हैं। ठीक है, इसलिए होता है। तो यहाँ पर हम केवल स्थलाकृतियों के बारे में देखते हैं, आगे ये स्थलाकृतियाँ कैसे बनती हैं उसको हम देखेंगे। तो अब पहले यहाँ पर केवल स्थलाकृतियों के बारे में देख लो। ठीक है, तो इसको हम जलप्रपात कहते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, विसर्प। विसर्प क्या होती है, जब नदियाँ, ये तो पहाड़ी क्षेत्रों में है, जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में से निकल करके मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो ये जो है बल खाते हुए चलती हैं।
सर्प की भांति चलती हैं घूम घूम कर, ठीक है। यह जो है नदियाँ घूम घूम कर चलती हैं, ठीक है ना। यह नदियाँ जो है घूम घूम कर चलती हैं। इसी आकृति को हम नदी विसर्प कहते हैं, ठीक है, विसर्प कहते हैं। जब नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में घूम कर चलती हैं, घुमावदार मार्ग पर चलती हैं, ठीक है, जब नदियाँ घुमावदार मार्ग पर चलती हैं मैदानों में आकर, तो उसी को हम विसर्प बोलते हैं, ठीक। नदियों की आकृति आप देखते हो ना, ऐसे सांप की भांति होती है, एक सीधी लाइन में तो जाती नहीं है नदी। नदी जहाँ भी अपने अकॉर्डिंग स्थान पाती है वहीं पर मुड़ जाती है, तो उसी को हम नदी विसर्प कहते हैं, ठीक। अब तीसरा हम देखते हैं चापकार झील क्या है। चापकार झील क्या है, ठीक है। ये सब नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, ये सब नदियां बना रही हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि चापाकार झील क्या है। अब देखो, जब नदियां विसर्प की भांति चल रही हैं, तो नदियां क्या करती हैं, जब यहाँ से मान लो ये घूमी नदी, ठीक है, तो यहाँ से जब घूमी तो यहाँ अपने रास्ते में ये नदियाँ क्या है, अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थर, रेत, बालू के पत्थर आदि पदार्थ जो हैं अपने साथ परिवहन भी करती हैं, अपने साथ लेकर भी चलती हैं। तो जहाँ पर ये घूमी, तब जब नदियाँ घूमती हैं, इनके थोड़ा धारा स्लो होती है और ये अपने स्थान पर कंकड़ पत्थर बिछाती चलती हैं, ठीक है, बिछा दी, ठीक है। और धीरे धीरे इन्हीं सब कंकड़ पत्थर को बिछाते बिछाते एक अवरोध यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर एक प्राकृतिक तट बन जाता है। जब ये प्राकृतिक तट बन जाता है तो नदियाँ और आगे इधर से नहीं जा पाती, तो नदियाँ जहाँ से स्थान पाती हैं वहीं से मुड़ जाती हैं, वो सीधी बहने लगती हैं। जब सीधी बहने लगती हैं तो ये जो पार्ट है नदियों से कट जाता है, नदियों का एक पार्ट नदियों से कट जाता है। जब ये पार्ट कट जाता है तो इसका पानी और नदी का पानी अलग हो जाता है, तो ये झील बन जाती है। इसी को हम चापाकार झील बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आओ, अब आगे हाँ हम देखते हैं बाढ़कृत मैदान क्या है। बाढ़कृत मैदान, अब देखो बाढ़कृत मैदान क्या है कि नदियाँ, ये मान लो नदी बह रही है, मैदानी क्षेत्र में पहुंच रही है। जब नदियाँ अपने आसपास के क्षेत्रों में बह जाती हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती हैं, ठीक है, तो नदियों का पानी जब अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो क्या होता है, आसपास के क्षेत्र पानी से डूब जाते हैं, ठीक है, उसी को हम बाढ़ कहते हैं, ठीक है, उसी को हम बाढ़ कहते हैं। अब क्या होता है कि ये नदियाँ जो अपने साथ कंकड़ पत्थर, रेत, बालू के कण आदि लेकर जाती हैं, वहाँ पर जो है जहाँ पर ये पानी इसका फैल गया है वहाँ पर वो छोड़ देती हैं। तो छोड़ देती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फिर कालांतर में ये नदियाँ अपने मूल स्थान पर चली जाती हैं, इनका पानी नीचे उतर जाता है, तो वहाँ पर एक मैदान बन जाता है, उसी को हम बाढ़कृत मैदान बोलते हैं, ठीक है। और यह मैदान काफ़ी उपजाऊ होता है, ठीक। तो बाढ़कृत मैदान आप लोग को समझ में आया। जब नदियों का पानी अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो फिर वहाँ पर नदियाँ जो हैं भारी मात्रा में पदार्थों का निक्षेप करती हैं, पदार्थ गिराती हैं, जिससे वह भविष्य में काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। इसी को हम बाढ़कृत मैदान कहते हैं। बाढ़कृत मैदान वैसे काफ़ी उपजाऊ होता है, ठीक है। जैसे गंगा जी के किनारे आप देखोगे तो कई सारे जो हैं आपको मैदान प्राप्त होंगे जो कि बहुत सारे उपजाऊ होते हैं, ठीक है। बाढ़कृत मैदान के बाद हम अपनी पांचवी स्थलाकृतियाँ देखते हैं, तटबंध। देखो तटबंध क्या है, इसको ध्यान से आप समझिएगा थोड़ा। ये मान लो नदियों का किनारा है, ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, ठीक। तो नदियाँ क्या करती हैं, अपने आसपास की भूमि को जो है धीरे धीरे काटती रहती हैं, अपने तटों को जो है धीरे धीरे काटती रहती हैं, और धीरे धीरे जब तटों को काटती हैं तो ये धीरे धीरे नदियाँ नीचे जाने लगती हैं, ठीक है। ये मान लो दोनों तट है, नदियाँ अपने तटों को काटते काटते इनका तट ऊपर होते जाता है और नदियों का जो है बहाव नीचे होता जाता है, और ऐसे काटते काटते ये तट जो है इसमें बहुत ऊपर हो जाते हैं, ये जो है ऊपर हो जाते हैं।
इस ऊपर होने के कारण क्या होता है, नदियां नीचे चली जाती हैं और यहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से तट बन जाता है जिसे हम तटबंध बोलते हैं। ठीक, अब देखो अगली आकृति क्या हमारी है, वितरिका। वितरिका हम किसे बोलते हैं, देखो जब नदियां मैदानों में आगे बढ़ती चली जाती हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इनकी जो गति है बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, इनकी गति इतनी स्लो हो जाती है कि इनके रास्ते में कोई भी अगर अवरोध आता है, छोटा भी अवरोध भी आता है, जैसे मान लो कोई यहाँ पर पत्थर आ गया या ये मान लो कोई पत्थर है या कोई पर्वत है छोटा मोटा, ठीक है, तो ये इसका विरोध नहीं कर पाती हैं, बल्कि विरोध का मतलब इसको तोड़ते फोड़ते आगे नहीं बढ़ पाती हैं। यहाँ पर क्या था, पहाड़ों पर तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ जा रही थी, लेकिन ये इसका विरोध नहीं कर पाती हैं अब आगे चलकर, क्योंकि इसकी गति बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, नदियाँ जैसे जैसे समुद्र की ओर पहुँचती हैं इनकी गति स्लो होती जाती है। तो अपने रास्ते में आने वाले अवरोध का जब ये विरोध नहीं कर पाती तो ये बट जाती हैं, कुछ इसका एक पार्ट इधर चला जाता है, कुछ पार्ट इधर चला जाता है। तो जब नदियां दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती हैं उसी को हम वितरिका बोलते हैं। ठीक है, वितरिका आपको आया समझ में। अब हमारा अंतिम जो नदियों द्वारा स्थलाकृतियां है वो डेल्टा है। अब डेल्टा हम समझते हैं। देखो जब नदियां जो हैं समुद्र के तट पर पहुंचती हैं, ठीक है, जब नदियां समुद्र के तट पर पहुंचती हैं तो वह जो अपने साथ लेकर अभी ढो रही हैं कंकड़ पत्थर बालू रेत, ठीक है, अपने साथ जो वो लेकर ढो रही हैं अब उनको अपने रास्ते पे ही निक्षेपित करने शुरू कर देती हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते नदियों की गति इतनी स्लो हो जाती है कि वह जो है अपने साथ पदार्थ जो लेकर चल रही होती हैं उन पदार्थों का अब वो और भार सहन नहीं कर पाती, अब वो और भार उसका ढो नहीं पाती और उन पदार्थों को वो वहीं पर अपने रास्ते में ही निक्षेपित करने लगती हैं। और अपने रास्ते में ही जब उसको वो गिरा देंगी तो क्या होगा कि उसके रास्ते में ही अवरोध उत्पन्न होने लगता है, अपने रास्ते में ही अवरोध उत्पन्न करने लगती है। ठीक है, और ऐसे नदियाँ वहाँ पर पहुँचते समुद्र के किनारे पहुँचते पहुँचते कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। एक ही नदी कई सारे भागों में बढ़ जाती है, एक ही नदी मिलकर कई नदी बन जाती है। ठीक है, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। जैसे अपने भारत में सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, तो नदियों द्वारा स्थलाकृतियाँ हमको समझ में आई। अब ये स्थलाकृतियाँ कैसे बनती हैं वो हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम नदियों के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप स्थलाकृतियों के बारे में थोड़ा ध्यान रखिए कि जलप्रपात कैसा होता है, विसर्ग कैसा होता है, आप केवल एक परिचय यहाँ पर इसका याद रखिएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, नहीं तो अगले क्लास में आप फिर कहोगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आओ अब आगे हम चलते हैं पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों पर। ठीक है, ठीक है, अब अगला हमारा है पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। देखो हम रेगिस्तानी क्षेत्रों में जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो हमको एक लहरनुमा आकृति दिखाई देती है। ठीक है, हमको एक लहरनुमा आकृति दिखाई देती है कि नहीं, जैसे समुद्रों में लहर होती है वैसे रेगिस्तानों में भी हमको एक लहरनुमा आकृति दिखाई देती है। कहीं पर बालू जो रेत होता है वो ऊपर होता है, कहीं पर नीचे धंसा हुआ होता है। अगर आप ना भी देखे हों तो आज आप थोड़ा गूगल करिएगा, गूगल कर कर रेगिस्तान का फोटो देखिएगा, रेगिस्तान की इमेज देखिएगा। ठीक है, जब आप उस इमेज को देखेंगे तो आपको एक लहरनुमा आकृति दिखाई देगी। ठीक है, देखेंगे आप कि कहीं पर जो है रेत ऊपर है, कहीं पर नीचे है। ठीक है, तो इस लहरनुमा आकृति को देखो, इसके ऊपर का क्षेत्र यहाँ पर रेत अधिक विस्तार है, यहाँ पर नीचे गड्ढा है, तो ऐसी आकृति आप देखेंगे। तो इस लहरनुमा आकृति को हम क्या बोलते हैं, छत्रप शैल। ठीक है ना,
इस लहरनुमा आकृति को हम छत्रप शैल बोलते हैं। तो पवनों द्वारा जो पहली स्थलाकृतियों का निर्माण क्या हो रहा है, छत्रप शैलों का। ठीक है, पवनें क्या करती हैं, पवनें जब इन क्षेत्रों में चलती हैं, पवनें, ये मान लो पवन है, ठीक है, पवन हवा को ही आप पवन बोल सकते हो। जब हवा विस्तृत रूप से चलती है, तीव्र गति से चलती है और बहुत अधिक मात्रा में चलती है, उसको पवन का रूप ले लेता है। ठीक है, जब पवनें इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में चलती हैं तो अपने साथ रेतों को उड़ा लेती हैं। ठीक है, अपने साथ रेतीला तूफान सुने तो होंगे ना, अपने साथ रेतों को उड़ा लेती हैं और उड़ाकर धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ती हैं तो एक स्थान पे जब ये पवनें स्लो हो जाती हैं, इनकी गति धीमी हो जाती है, तो एक स्थान पर इन बालुओं को गिरा देती हैं। ठीक है, इन सारे बालू को एक स्थान पर गिरा देती है और ये बालू क्या होते हैं, धीरे धीरे गिरते गिरते जम करके एक टीले का रूप ले लेती हैं, एक छोटे पहाड़ के रूप में विस्तृत हो जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बालू का टिब्बा, बालू का टीला या बालू का टिब्बा बोल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी आकृति हमारी क्या है, बालू का टिब्बा। बालू का टिब्बा कैसे बनता है, पवनों द्वारा रेतों को उड़ाकर ले जाती हैं। जब पवने की गति धीरे हो जाती है तो वो एक स्थान पर रेत को गिरा देती है। ठीक है, बालू को एक स्थान पर गिरा देती है, वही बालू जम करके एक छोटे पहाड़ का रूप ले लेती है, जिसको हम बालू का टिब्बा बोलते हैं। ठीक है, ये अभी आकृति आप लोग को समझ में आई। अब तीसरी आकृति देखो। तीसरी आकृति पवनों द्वारा कौन से निर्माण की जा रही है, जब पवनें इन्हीं बालुओं को एक विस्तृत क्षेत्रों में फैला देती हैं, चारों तरफ एक बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला देती हैं। ठीक है, एक बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला देती हैं क्योंकि पवनें उड़ा रही हैं, पवनें बालुओं को उड़ा रही हैं। तो जब ये हर क्षेत्रों में फैला दे रही हैं इसको, तो उसी को हम लोयस बोलते हैं। हमने सुना होगा लोयस का मैदान। लोयस का मैदान क्या होता है, पवनों द्वारा रेत या बालू के कण को एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्रों में फैला दिया जाता है। जब बहुत दूर दूर तक बालू ही बालू नजर आती है, बहुत दूर दूर तक बालू को फैला दिया जाता है, रेत को फैला दिया जाता है, उसी को हम लोयस बोलते हैं। तो हमने छत्रप शैल के बारे में देखा, बालू का टिब्बा देखा, लोयस देखा। अब हम अपनी अगली स्थलाकृतियों के बारे में चलते हैं। अब हमारी अगली स्थलाकृतियाँ क्या हैं, हिम नदियों द्वारा स्थलाकृतियाँ। अब देखो हिम नदी क्या है, हिम नदी क्या है, यह नदी की ही भांति होती है। नदी द्रव अवस्था में है, नदी का पानी द्रव अवस्था में है, लेकिन हिम क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। जल ही होता है लेकिन ये ठोस अवस्था में होता है, जिसको हम बर्फ कहते हैं। ठीक है, तो हिम क्या है, जब पहाड़ों पे हम बड़े बड़े ग्लेशियर देखते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े ग्लेशियर क्या होते हैं, यह पानी के जमे हुए ठोस भाग होते हैं। ठीक है, पानी के ही ठोस भाग होते हैं। तो ये ग्लेशियर क्या है कि धीरे धीरे ये भी खिसकता है नीचे की ओर। ठीक है, धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है। इसका एक बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा पार्ट धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है। जब ये धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है तो जिस स्थल पे ये खिसक रहा है, जिस स्थान पे ये खिसक रहा है, उस स्थान को तोड़ता है। ठीक है, तोड़कर एक गड्ढानुमा आकृति बना देता है, जिससे हम गर्त कहते हैं। ठीक है, अपने स्थल को तोड़कर गर्त की आकृति बना देता है। और कालांतर में जब यह जो हिम पिघलती है तो इस गड्ढे में जो है पानी भर आता है। यही बर्फ जो पिघली, जब बर्फ पिघली तो जल बन गया और यही जल जो है इस गड्ढे में भर जाता है। ठीक है, जब ये इस गड्ढे में जल भर जाता है तो एक सुंदर झील का निर्माण होता है। ठीक, तो पहाड़ी क्षेत्रों में हम बहुत छोटे छोटे झीलों का दृश्य देखते हैं, बहुत छोटे छोटे झील देखते हैं। तो उनका निर्माण किससे हुआ होता है, हिम नदियों द्वारा। ठीक है, तो हिम नदियों द्वारा जो है सुंदर झीलों का निर्माण किया जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, हिम नदी हिमोड, इसकी पहली आकृति क्या थी, क्या बनी, सुंदर झील। ठीक है, दूसरी आकृति क्या होती है, हिम नदी हिमोड।
हिमनदी हिमोड क्या है? जैसे नदियां अपने साथ कई सारे छोटे छोटे पदार्थ, रेत, बालू, कंकड़, पत्थर लेकर चल रही हैं, वैसे हिम नदियां भी अपने साथ गोलाश्म पत्थर लेकर चलती हैं। गोलाश्म पत्थर मतलब गोले गोले जो पत्थर होते हैं, ठीक है, कई छोटे छोटे जो हैं पदार्थ लेकर चलती है। उन जब सारे पदार्थों को वो एक स्थान पर छोड़ती है, मान लो यहाँ से लेकर गई, यहाँ पर छोड़ दी, सारे को एक स्थान पर छोड़ती है, तो उसी को हम हिमनदी हिमोड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हमारी अगली स्थलाकृतियां कौन सी हैं? समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, अब समुद्रों द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं? सबसे पहला समुद्री गुफा। ठीक है, हम सुनते हैं समुद्री गुफा। देखो क्या होता है, जब मान लो ये कोई समुद्र है, ठीक है, यह मान लो एक समुद्र है, यह कोई समुद्र है। जब समुद्र की लहरें या समुद्र की तरंगें और इस समुद्र के बीच में कोई एक पहाड़ है, ठीक है, कोई एक पत्थर का खंड है, टुकड़ा है, इसके किनारे या बीच में, मान लो इसके किनारे ही है, ठीक है, मान लो इधर यहाँ पर है, इसके किनारे हैं, ये समुद्री लहरें बह रही हैं। ठीक है, तो जब समुद्री लहरें इन पत्थरों के तटों से टकराती हैं, इन पहाड़ों से टकराती हैं, तो टकराते टकराते इसमें जो है एक गुफा का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, एक गुफा का निर्माण कर देती हैं, इसको तोड़ देती हैं, तोड़ के एक, मान लो ये पत्थर है, इसको तोड़कर एक गुफा का निर्माण कर दी। ठीक है, एक रास्ता बना दी, एक पैसेज बना दी। ठीक है, उसी को हम समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक, अब देखो दूसरी आकृति हमारा क्या है? तटीय मेहराब। तटीय मेहराब। ठीक है, अब देखो कालांतर में क्या होता है कि अभी भी एक तो यहाँ पर गुफा का निर्माण कर दी समुद्री तरंगे, ठीक, अब क्या होता है, अभी भी समुद्री तरंगे इस पत्थरों पर अपना प्रभाव डाल रही हैं, इस पत्थरों से बार बार टकरा रही हैं। ठीक है, तो इस गुफा को भी वो तोड़ देती हैं। ठीक है, इस गुफा को भी वो तोड़ देती हैं। ठीक, केवल इस गुफा की अब छत भर बचती है। ठीक, इस गुफा की केवल अब छत भर बचती है, इसी को हम तटीय मेहराब कहते हैं, जब उस गुफा की केवल छत भर बचती है। ठीक है, उसी को तटीय मेहराब बोलते हैं। तीसरी आकृति हमारी क्या सी है? स्टैक। स्टैक क्या होता है? जब मान लो पूरी गुफा टूट गई, केवल एक ऊर्ध्वाधर दीवार के रूप में बचा, केवल एक दीवार बची। ठीक है, जब सब कुछ टूट गया, केवल एक छोटी सी दीवार बची, उसी को हम स्टैक बोलते हैं। ये एक ऊर्ध्वाधर आकृति है, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे। ठीक है, समुद्री भृगु। समुद्री भृगु। समुद्री भृगु क्या है? देखो समुद्र के तटों पर पत्थरों या पहाड़ों का जो ऊर्ध्वाधर खंड है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे, ऊर्ध्वाधर जो खंड खड़ा होता है जिसपे समुद्री और चट्टानें बार बार टकराती हैं, उसी को हम समुद्री भृगु बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो है ये चैप्टर खत्म हुआ। ठीक, और कल हम अपने अगले चैप्टर पे चलेंगे, और इसके पहले अगले चैप्टर चलने से पहले आप लोग चैनल को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, जिससे चैनल थोड़ा ग्रो हो और हम एक एक करके अपने सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। और आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और खुद से भी पढ़ने का प्रयास करिएगा। एक बार एनसीईआरटी खत्म होने के बाद, ठीक है, 12th तक एक बार एनसीईआरटी खत्म होने के बाद आप देखोगे कि आप कोई भी बुक उठाकर पढ़ोगे, चाहे वह शविंद्र सिंह की बुक हो, चाहे वह माजिद हुसैन की बुक हो, या किसी भी राइटर की बुक हो, आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो आप उस बुक में आपको समझने लायक ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने बेसिक
एनसीईआरटी क्या है हमारी, बेसिक है। आपने बेसिक को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, ठीक है। और जब आप अपने बेसिक को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आप अपने जब हाई लेवल पे पहुंचोगे तो आपको कई सारी चीज़ें 100% में से 80 से 90% चीज़ें आती होंगी, केवल आपको 10% पे मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने बेसिक को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं और आप लोग भी बहुत ध्यान से वीडियो को देखा करिए और बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। तो हम कल अपने अगले क्लास को शुरू करेंगे और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।